जय हिंद दोस्तों, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 12 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट में जो हमारा एग्जाम हुआ था। 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 2021 का, जिसमें आज हम तीसरा तीसरा पेपर करेंगे, या फिर आप कह लीजिएगा थर्ड शिफ्ट का पेपर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगर हम देखें तो ये देरिदा जी जो हैं, ये पहली में भी पूछा गया, सेकंड में भी पूछा गया और थर्ड में भी पूछा गया। पहले में पूछ लिया इसका सिद्धांत, दूसरे में पूछ लिया भाई इसका जन्म कहाँ हुआ, तीसरे में पूछ ली इसकी किताब। तो ऐसे करके ये पूछ रहा है। चलो भाई, तो देरिद्रा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखना, वैसे तो ये फ्रांस का है, दरिद्र साहब जी जो हैं फ्रांस के हैं, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो अल्जीरिया में हुआ था। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? विखंडनवाद का सिद्धांत। विखंडनवाद का सिद्धांत मतलब कि वो क्या कहते हैं, एक हिंदी का कोई भी शब्द है उसके अनेक अर्थ होते हैं। हर जगह अपना शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है। तो अब आपको याद रखना है कि जन्म अल्जीरिया में हुआ था, विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था, और इनकी एक किताब है। क्या है किताब का नाम? ओफ। ठीक है, ओफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है, ग्रामो। ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्रामेटोलॉजी, LGY। तो ये इनकी किताब का नाम है। तो याद रखना भाई, देरिदा जी जो अल्जीरिया में पैदा हुए थे, विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था, और ग्रामेटोलॉजी इनकी पुस्तक का नाम है। किसका नाम है? पुस्तक का नाम है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम गया, भूतकाल के प्रकार दे रखे हैं, मैंने कल भी याद करवाया था, 653 याद कर लेना। 6 मतलब भूत, 5 मतलब वर्तमान, 3 मतलब भविष्य। तो सबसे पहले हम 6 भेद लिखेंगे। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की ट्रिक क्या होती है? सामान्य भूतकाल की ट्रिक होती है, जिस वाक्य के अंत में आपको आ, बड़ी ई, ए, या, ये मिले, वो आपका सामान्य भूतकाल होता है। ये इसकी ट्रिक है। यहां हमने देखा या मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। ठीक है, आसन भूतकाल की ट्रिक क्या है? जब तुम इसमें क्या जोड़ दोगे? है जोड़ दोगे। मतलब जहां आपको आ, बड़ी ई, ए, ये, या, ये में है मिल जाए, तो वो आपका आसन भूतकाल हो जाता है। अगर आपको पूर्ण भूतकाल करना है तो इसी में ही था जोड़ दो। आ, ई, ए, या, ये, चुका, चुकी, चुके, इन सब में क्या जोड़ दोगे? था जोड़ दोगे। अपूर्ण क्या कहता है? रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी को पता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाई क्या संदिग्ध भूत, आपसे पूछे कि भाई संदिग्ध भूतकाल की बता दो पहचान, तो इसी में ही क्या जोड़ दोगे? होगा, होंगी। समझ गए? देखो कितनी अच्छी ट्रिक है। सामान्य भूतकाल याद रखो बस, इसमें है जोड़ दोगे तो आसन भूतकाल आ जाएगा। पूर्ण भूतकाल था जोड़ दोगे तो पूर्ण भूतकाल आ जाएगा। चुका भी याद रखेंगे। और अपूर्ण तो रहा था, रही थी, और संदिग्ध में इसी में ही होगा, होंगी, होंगे जोड़ देंगे, या फिर चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। ये पहचान है या ये ट्रिक है, याद रख लेंगे। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य होता क्या है? विशेष्य होता है बेटा संज्ञा और सर्वनाम। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम। या तो सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी या संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही? बहादुर क्या है? बहादुर आपका विशेषण है। बहुत क्या है? ये प्रविशेषण है। राम क्या है? ये आपका विशेष्य है। क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं आप सभी के सामने एक प्यारा सा पैराग्राफ। ठीक, चलो भाई पैराग्राफ करते हैं, पहले तो पढ़ लेते हैं।
हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। नेपाल में तो बेटा आग लगा ही दी। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथ में कैद है। किसके हाथ में कैद है? पूंजीपतियों के। साधन विपन्नता, विपन्नता होती है बेटा गरीबी, और हम आर्थिक संकट ने मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। तो विपन्नता ने और आर्थिक संकट ने देश का कर्मठ, ईमानदार, बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी दो रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर, जी हुजूरी करके, अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने की सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। बिल्कुल सही बात लिखी है भाई, जिसकी लाठी उसी की भैंस। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार ही कहलाएगा। देखो भाई, ये तो है, ये तो कलयुग है बेटा, ये तो कलयुग है। जितना आदमी बेईमान होगा उतनी ही उसकी वाही होगी, ये बात ध्यान रखना। ईमानदार की तो जगह ही नहीं है। किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ा दिया है? तो बेटा रिश्वतखोरों ने। किसने? रिश्वतखोरों ने। हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ है? तो बेटा तीनों का जिक्र किया था उसने मध्यम वर्ग भी, निम्न वर्ग भी और सर्वहारा वर्ग भी। नौकरशाही निरंकुश होकर किस में लिप्त हो जाते हैं? तो बेटा नौकरशाही वे किस में लिप्त हो जाते हैं? वे भी आपके भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो जाते हैं। जब किसी, चलो पैराग्राफ के क्वेश्चन खत्म हो गए। ऑनलाइन पेपर था ना, ऑफलाइन में ऐसा पैराग्राफ नहीं आता, ऑफलाइन में तो अच्छे लेवल का आता है। जब किसी वाक्य की क्रिया, देखो मैं एक वाक्य लिख लेती हूं, मैं, हिम्मत चाय पीता है। एक वाक्य लिख लेती हूं मैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? जब किसी वाक्य की क्रिया क्या है? पीता है। क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कैसा है बेटा? यू पुरलिंग आ रही क्रिया कैसी आ रही? पुरलिंग। कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। कर्ता कौन है? हिम्मत क्या है? पुरलिंग। तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? भाई कर्ता, इसका मतलब अगर कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है तो कर्ता प्रधान है, और जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कृतवाच्य होता है। बेटा यहाँ हिम्मत की जगह स्वाति को बिठा लो तुम, तो क्या कहोगे? स्वाति चाय पीती है। मतलब कर्ता का लिंग बदला और बेटा क्रिया का भी लिंग बदल गया। इनमें से कौन सा शब्द मूल होता है बेटा? जड़। मूल होता है जड़। हाँ बिल्कुल सही, मूल का मतलब होता है जड़, और जड़ को कह लो बेटा निर्जीव, जड़ को कह लो अचेतन, ठीक है। ये तीनों एक ही अर्थ देते हैं लेकिन अलग अलग जगह यूज होते हैं। जोड़ का विलोम होता है घटाव। चलो भाई, इनमें से शुद्ध शब्द, अरे वाह ये तो बड़ा आसान है। देखो संधि पूछे या फिर क्या पूछे, कुछ भी पूछे, अगर संधि पूछे तो इस रे को विसर्ग में बदल दो। आसी धन वाद, संधि हो गई विसर्ग संधि, डायरेक्ट याद रखना, रे को विसर्ग में बदलना है। अगर बात पूछे हमें पूरा ही शब्द बनाना है तो आधा रे कहाँ चढ़ेगा? बाद वाले के सिर पर। बाद में कौन है? वाह, तो वाह के बीच में चढ़ा दो आशीर्वाद। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास, तो देखो भाई ये क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे जाते हैं। अब यहां से आपके दो क्वेश्चन निकलेंगे बेटा,
दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया, तो वो किया था जॉर्ज गियर्सन ने। अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा काल विभाजन किसका माना गया, तो सबसे अच्छा काल विभाजन किसने किया, तो सर्वश्रेष्ठ काल विभाजन किया हमारे रामचंद्र शुक्ल ने। जॉर्ज गियर्सन ने किस किताब में काल विभाजन किया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, हिंदी में लिख लेती हूँ बेटा, वहां हिंदी में ही लिखा आएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अरे चलो कोई नहीं, आप समझ लेना, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज गियर्सन की किताब का नाम है। इसी में ही इन्होंने काल विभाजन किया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल का माना गया है। लेखन का प्रयास गार्स द तासी ने किया था। किसने किया था, गार्स द तासी। अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम लिखने का प्रयास, साहित्य को लिखने का प्रयास किसने किया था, तो वो किया था द गार्स तासी ने। चलो भाई नेक्स्ट, गर्दन पर सवार होना, तो बेटा कौन होता है गर्दन पर सवार, है जो पीछा नहीं छोड़ता। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है, ए रोला, कितने का रोला, 24 का रोला, ठीक है, कितने का रोला, 24 का रोला। देखो जो हमारा छंद होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो मात्रिक आता है कांस्टेबल में, वार्णिक आता है, वार्णिक और मुक्तक किसी में नहीं आता, ठीक है। ये आता है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के एग्जाम में, और मात्रिक और वार्णिक दोनों आते हैं यूपीएसआई में, ठीक है, दोनों के दोनों भर भर के पूछेगा। चलो हमसे पूछा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3। चलो लिख ही लेते हैं। जो हमारा मात्रिक छंद होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है बेटा सममात्रिक छंद, जिसमें समान मात्रा होगी प्रत्येक चरण में। दूसरा होगा बेटा विषम मात्रिक छंद, जिसमें ऊपर नीचे कहीं भी अलग अलग होगी। एक होता है बेटा अर्ध सममात्रिक छंद, मतलब आधे समान होंगे आधे अलग होंगे। चलो भाई देख लेते हैं वे कौन कौन से हैं। वे हैं आपके सममात्रिक में कौन सा आता है, रोला। क्या आता है, रोला। चलो भाई रोला में कितनी मात्रा होती है, 24। रोला में कितनी होती है, 24। अगर यति पूछे तो 11 13 पर यति मतलब विराम। चौपाई में कितनी होती है, 16, और इसमें यति नहीं होती। गीतिका 24 है, बताओ भाई। तो बेटा गीतिका होती है आपकी 26, और फिर इसी के बाद आ जाती है हरि गीतिका, इसमें होती है बेटा 28। एक वीर आला भी होता है, वीर और आला, ठीक है, 31 होती है। एक होता है बेटा आपका अहीर में 11 होती है। तोमर, ये सब इसी के ही हैं। अब आ जाते हैं विषम मात्रिक छंद, जिसमें मात्र 2 होते हैं। कौन कौन से, कुंडलिया और छप्पिया। कुंडलिया के आगे लिख दूं, कुंडलिया और छप्पिया। अब ये जो कुंडलिया है ये किससे मिलकर बना है, 2+4। किससे, 2+4। ये आपका 2+4 से बना है, और छप्पिया आपका 4+2 से बना है। तो यहां लिख दूं 2+4 से बना है कुंडलिया, मतलब 2 तो दोहे के, 4 रोला के, ठीक है। छप्पिया 4+2 से बना है ना, तो 4+2 से, तो इसका क्या हो जाएगा, रोला प्लस उलाला। तो रोला तो हो ही गया 2 उलाला के, तो 2+4 मतलब दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया, और रोला और उलाला मिलकर छप्पिया बनाते हैं। अर्धसम में आते हैं आपका दोहा, अर्धसम में आता है आपका सोरठा, अर्धसम में आपका आता है ये जो आप बनाते हो बरवे उलाला, ठीक है, ये अर्धसम में आते हैं। किस में आते हैं,
अर्धसम्य। चलो भाई, कहाँ है? बरवे। और उलाला, उलाला उलाला है। उलाला तो ऐसा लगता है जो कर खुशी का हो। दोहा, दोहा में इसमें विषम और विषम चरण होंगे, 13 और 11। सोठा दोहा का अपोजिट, बरवे 12 और 7, उलाला 15 और 13, 15 और 13। बेटा देखो ये क्या है, पहले नंबर पर लिखा है, मतलब ये विषम चरण है। और ये क्या है, ये 2 पर लिखा है, तो मतलब ये समचरण है। ठीक है, चलो भाई। तो रोड़ा कितने का पड़ गया? 24 का। रोला कितने का पड़ गया? 24 का। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त तो प्रत्यय है, बड़ा आसान सा है। देखो, अगर मैं जोड़ दूं समर्थ और मैं जोड़ दूं बेटा पंडित, मैं जोड़ दूं बेटा सुजन, चलो इन्हीं में जोड़ देते हैं। इन्हीं में ही हम क्या जोड़ देते हैं? यह प्रत्यय जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया। बेटा यहाँ पे क्या है? से में ए वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। मैं आपका एजिट रहेगा। ठीक है, सामर्थ्य, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, सुजन और पंडित को ही ले लो। सम को ले लेते हैं, सम। सम में हम यह जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? से, तो से किस में बदल जाएगा? सा में। और मैं क्या हो जाएगा? आधा, तो क्या बन गया? साम्य। पंडित यहाँ क्या है? पे, पे किस में बदल जाएगा? पा में। ठीक है, लास्ट वाला तय है, तय को कर दो आधा, तो क्या हो जाएगा? पांडित्य। सुजन यहाँ क्या है बेटा? छोटा ऊ, छोटा ऊ को आप किस में बदल दोगे? औ में। और जय पूरा का पूरा, लास्ट वाले को आधा कर दो, तो सुजन्य। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है उत्सुक। उत्सुक में जब आप यह जोड़ोगे तो क्या होगा? छोटा ऊ किस में बदलेगा? औ में। आधा तय और सु एजिट रहेंगे, लास्ट वाला आपका आधा हो जाता है, तो उत्सुक से क्या बन गया? औत्सुक्य बन गया। ये यह प्रत्यय का नियम है। यह प्रत्यय और इक प्रत्यय दोनों सेम होते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, सम, पंडित, सुजन, उत्सुक। अब ये ले लो मधुर। मधुर में यह प्रत्यय जोड़ दो, मैं किस में बदलेगा? माँ में। धू एजिट, रे को आधा कर दो और तब जाकर यह जोड़ दो। और रे आधा हिंदी में ऐसा नहीं लिखा जाता, वो ऐसा लिखा जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया माधुर्य। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवट में हैं? तो इन्होंने पूछा है कि कितने ग्रंथ अवट में हैं। देखो, अपभ्रंश में भी लिखा है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। और मैथिल कोकिल इनको किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। देखो, साहित्य बहुत डीपली पढ़ना होगा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। के कहा? रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा। किस पुस्तक में कहा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में कहा। ठीक है भाई, अपनी इस पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कह दिया, लेकिन किस रचना के कारण कहा? किस रचना के लिए कहा? तो पदावली रचना के लिए। पदावली रचना कौन सी भाषा में है? तो बेटा ये मैथिली भाषा में है। अब आ जाते हैं हमारे विद्यापति जी। विद्यापति जी के कितने ग्रंथ अवट भाषा में हैं? तो वे मात्र 2 हैं जो अवट भाषा में हैं। और वे कौन कौन से हैं? तो बेटा कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये क्वेश्चन आया था आपका यूपीएसआई नहीं, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश दरोगा के पेपर में। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। निजवाचक का प्रयोग हुआ है। देखो, निजवाचक होता क्या है? निजवाचक होता है जहां कोई क्रिया अपने लिए की जाए, जहां आपके तुक्के आ जाते हैं। अब जहां, हालांकि मैं इस ट्रिक पर विश्वास नहीं करती, जहां आप होगा, स्वयं होगा, स्वतः होगा,
ठीक है, अपने आप होगा। मैं ये कहती हूं कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यहाँ वो कौन कौन सा क्रिया है, वो क्रिया पर फोकस करो। ऐसी कौन सी चीज है कि जहां कोई चीज अपने लिए है, अपनेपन की। ठीक है, बताओ। तो इसने कहा आज आज अपनापन कहाँ है, तो मतलब यह व्यक्तियों के लिए ले रहा है। अपनापन पुरुषवाचक में जाएगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, यह आ गया ना। यह जैसे सपोज करो यह पुस्तक है, तो मैं क्या कहूंगी, यह मेरी पुस्तक है, तो ये तो निश्चयवाचक हो गया। अपनों से क्या छिपाना, अपनों आ गया बेटा, अपनों से क्या छिपाना, तो पुरुषवाचक आ गया। व्यक्ति की बात है, यहाँ किसकी बात है, व्यक्ति की बात है। आज अपनापन कहाँ है, तो बेटा ये व्यक्ति की बात है। किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है कि भाई आजकल अपनापन खत्म हो गया, वो प्यार खत्म हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्रिया क्या है, हल कर लूंगा। भाई कैसे हल कर लेगा, नु कह रहा मैं खुद ही कर लूंगा। मतलब जहां कोई क्रिया स्वयं के लिए की जाए वहां निजवाचक लगाएंगे। अब आ जाता है उत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद। अगर आपसे पूछे रूप और प्रयोग के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है, अगर आपसे पूछे तो क्या कहोगे, तो कहोगे भाई दो प्रकार के होवे, विकारी और अविकारी। पता है विकारी भी 4 प्रकार का होता है, अविकारी भी 4 प्रकार का होता है। अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय, जिसको खर्च नहीं कर सकते। अब इसने पूछा है भाई उत्पत्ति के आधार पर, तो 3 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। लिख दो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ का दूसरा नाम क्या है, एक तरीके से बहुवीरी समास वाले, बहुवीरी समास वाले उदाहरण। यौगिक क्या है, जहां बेटा एक भाषा या मिली, एक भाषा या मिली। रूढ़ क्या है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, जैसे नदी, ईंट, पेन, बोर्ड, इन्हें तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, तो ये रूढ़ है। क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मैंने पहले ही कहा है कि भाई जो हमारा हिंदी व्याकरण है, ये मत सोच लेना कि उसमें सीधा सीधा काम चल जाएगा ट्रिक से। वो परिभाषाओं को लेकर भी पूछता है, वो अंदर की परिभाषाएं लेकर घुमा देगा। अलंकार में वो सीधा सीधा नू नहीं पूछ रहा कौन सा अलंकार है, परिभाषाएं उठा रहा, उपमेय को उपमान की जगह रख रहा, उपमान की जगह उपमेय को रख रहा, और बच्चे खुश हो रहे, और मेरा तो ठीक हो गया, मेरा तो ठीक हो गया। वो घर आते ऐसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिक के सहारे रहो ना। चलो भाई, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक कहते हैं। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से देखो बेटा, एक होती है आपकी मेन वर्ब, कैसे भी याद कर लो, मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये क्या होती है, मतलब मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया आपकी क्या बनाती है, संयुक्त क्रिया। पता नहीं पहले में तो क्या बकवास लिख रखा है। नामबोधक क्या होता है, ये होता है नामबोधक नहीं। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से नहीं बेटा, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है। ठीक है, जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती नहीं। जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए, टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये टहलना क्रिया है, लेकिन ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है, ये भी गलत है। कर्म नहीं आना था यहाँ। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही है। और एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, मैं यह प्रत्यय बता रही थी, हाँ एक शब्द और आ गया। अगर आप स्वस्थ, स्वस्थ में यह प्रत्यय जोड़ोगे तो बेटा पहला तो आधा है, आधे को नहीं छेड़ा करते, वह जो है वह वो वा में बदल जाएगा, और जो लास्ट का थ है ये आधा हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य।
चलो भाई, इसीलिए कहते हूं सबकी डेफिनेशन भी याद करो। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार कल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है। तो भाई रौद्र, रौद्र का होता है स्थायी भाव क्रोध। क्या कहीं यहां क्रोध है? आया गुस्सा उसे? कहीं नहीं। शांत, यहां कहीं शांति की बात हो रही? यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में है। शांति की बात हो रही कि वो सुकून से सो रहा है या वो सुकून से प्यार कर रहा है। अब वीर रस की बात हो रही? कहीं तलवार लड़ाई झगड़े की बात हो रही? नहीं। ये है बेटा अद्भुत, अद्भुत रस, आश्चर्य। ठीक है, अद्भुत है भाई। पवन भी इसमें है, गग आसमान भी इसमें है, संसार भी इसमें है, और अमृत तो भी फूल रहा है इसमें, संसार झूल रहा है इसमें। आश्चर्य की बात है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? अच्छा जी, ऐसे लगाते हैं शेखर जीवनी। फिर कहोगे कि मैम उप विराम चिन्ह, ये क्या है? उप विराम चिन्ह है। अब देख लो यही तुमने क्या लिखी, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है? तो किसी चीज के शीर्षक में उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब शेखर जीवन यू किसी न किसी चीज का शीर्षक है, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं। तो तुमने शेखर जीवन यहाँ किस चीज का प्रयोग किया? उप विराम का। ऐसे आते हैं। अब बता दो बेटा, वो कौन सा है जिसमें, वो कौन सा ऐसा है जिसमें आपका पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। त्रासदी एक तरीके से बाढ़, जैसे बाढ़ आ रही है, इसी चीज को कहते हैं। तो बताओ, बताओ भाई। पहले ये देख लेते हैं कि ये रचना किस किस की है। ठीक है, राग दरबार तो मैंने क्या याद करवाया था? लाल लाल दरबार लगा है, श्री लाल शुक्ल की है। कर्म भूमि प्रेमचंद की है, कर्म भूमि प्रेमचंद की है। शेखर जीवन अज्ञे, अज्ञे जी की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। झूठा सच यशपाल तो क्या है? झूठा है। यशपाल तो क्या है? झूठा है। तेरी मेरी उसकी बात करता है। ठीक है भाई, बताएंगे। एक फोन सा आ गया था, बताएंगे भाई। तो देखो, उपन्यास है, ये सारे उपन्यास है। इसमें कहा है कि भारत के विभाजन की बात किस में बताई गई है? तो वो झूठे सच में बताई गई है। किस में बताई गई है? झूठे सच में। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बोली आकार बहुला की है? इससे पहले मैंने ओकार, आकार बहुला, लेकिन वो उदासीन आकार बहुला पूछी थी। ठीक है, कौन सी पूछी थी? उदासीन आकार बहुला, वो पूछी गई थी। अब यहाँ इसने क्या पूछ दिया? सिर्फ आकार बहुला, उदासीन शब्द नहीं लगाया। तो ब्रिज, गढ़वाली, कोरवी या भोजपुरी? गढ़वाली कहाँ से आती है? उत्तराखंड से, पहाड़ी भाषा। अब देखो कोरवी, कोरवी क्या है? कोरवी का दूसरा नाम है बेटा खड़ी बोली। इसको दो चीज बोली जाती है। कोरवी का दूसरा नाम है खड़ी बोली, और खड़ी बोली, और कुछ बहुत से ऐसे विद्वान हैं इसको दिल्ली की बोली बोल देते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी खड़ी बोली बोली जाती है, दिल्ली बोली। ये बात ध्यान रखना। जैसे बांगरू, बांगरू का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी। तो बेटा आकार बहुला तो वो है आपकी कोरवी। हम ऐसे नहीं बोलते। देखो मेरी भी क्या है? खड़ी बोली है। हम क्या बोलेंगे? कहाँ गया? मथुरा में चले जाना, वहां तो पता नहीं कैसे बोल लेंगे। अलीगढ़ चले जाना, आगे चले जाना, आगरा से आगे, वहां थोड़ा सा अलग हिसाब हो जाएगा, वहां अलग हो जाएगी। तो हमारी तरफ तो गया, के खाया, के पिया, है कैसे चला, क्या करा तुमने, तो मतलब आएगा। मतलब तुम कोई भी वाक्य उठाकर देख लेना, खड़ी बोली का लास्ट में आएगा। क्रियार्थक संज्ञा, लो भाई, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैंने तो पहले ही दिया था। मैं खाकर सो जाऊंगी, मतलब पहले खाएगी फिर सोएगी, पूर्वकालिक क्रिया है। राधा बहुत तुतलाती है, राधा बहुत तुतलाती है, अकर्मक क्रिया। गुज्जरों ने लड़ाइयां लड़ी, ये क्या है बेटा? लड़ धातु से बना है। आप बताओगे ये क्या है? लड़ धातु से बना है।
कहते हैं कि जब समान धातु से एक कर्म बने और एक क्रिया बने तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताओगे। उपमा अलंकार, उपमा का मतलब उप का मतलब होता है समीप और उपमा का मतलब होता है तुलना। अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है, मतलब इसने ये कहा कि उपमा अलंकार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा कवि प्रसिद्ध है। हालांकि उपमा अलंकार का बादशाह किसको कहा जाता है, बताना भाई। उपमा अलंकार का बादशाह किसको कहा जाता है, देव को, रीति काल के कवि देव को। फिर अगर आपसे पूछ ले विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार का बादशाह किसको कहा जाता है, तो रीति काल के कवि घनानंद को। अब इसने कहा है कि भाई सबसे ज्यादा प्रयोग कौन से ने करा, ये बता दो। तो ये किसने किया है बेटा, कालिदास ने। किसने किया है, कालिदास ने। कहाँ है, ये रहा बेटा कालिदास। कालिदास की प्यारी सी रचनाएं हैं जो पूछी जाती है। एक तो बेटा रघुवंश है, एक तो है बेटा रघुवंश, एक है आपकी मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। और शकुंतलम इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। कहाँ, साउथ इंडिया। साउथ में कौन थी एक्ट्रेस, समंथना। ठीक है, वो अंगूठी खो गई थी, उसकी रिंग खो गई थी, पानी में चली गई थी, राजा उसे भूल गया था, उसे शराप मिल गया था, यही है वो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की। चलो भाई नेक्स्ट, वाल्मीकि ने बेटा रामायण लिखी थी। समास का विपरीत अर्थक शब्द है, अरे मेरे समास 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 समास, तो समास से ही से पे खत्म है। अगर समास से पे खत्म है तो इसका अपोजिट भी से पर ही खत्म होगा, ध्यान रखियो। सब बच्चों को पता है लेकिन एग्जाम के टाइम पर भूलते ही भूलते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, वे भी भूल जाते हैं। और संधि का क्या होता है, संधि का विच्छेद भी होता है और विग्रह भी होता है। ठीक है जी, समास का व्यास होता है। अपर में जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ठीक है, वो क्या है, अपर में। जो अवश्य होने वाला हो तो अवश्य भावी, अवश्य भावी। जो समय पर संभव न हो तो बेटा असंभव। भाई जो संभव ही ना हो वो असंभव, समय का क्या रह गया। जो तोला या नापा न जा सके, अपरिमेय। और अपरिमेय का अपोजिट होता है परिमेय। परिमेय जिसे तुम तोल लो, अपरिमेय जिसे तुम ना तोल सको। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, तो वो क्या कह रहा, इसमें यू आ गया, यू वाला चिन्ह आ गया, और ये किसको पुकारने के लिए, संबोधन करने के लिए होता है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है, खड़ी बोली, कोरवी, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। तो कन्नौजी ये खड़ी बोली हो गई, मैं लिख देती हूँ, सारी ही है वैसे तो, ये सभी ही है। ठीक है, लिख दो बेटा खड़ी बोली। खड़ी बोली को क्या कहते हैं, कोरवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज, ब्रज भाषा। ठीक है भाई, बांगरू, बुंदेली। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, बुंदेली जो बुंदेलखंड में बोली जाती है। खड़ी बोली कोरवी हो गया, बांगरू हरियाणवी हो गया। ठीक है, और ये किससे हैं, ये सारी ये सौर सैनी अपभ्रंश से है। किससे है, सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत एक उपभाषा आती है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ये बोली। अब आ जाता है आपके सामने वारकरी संप्रदाय। देखो ये संप्रदाय ना मैंने देखा है, ये बेटा थोड़ा सा इतिहास से मिलता है। ठीक है, ये संप्रदाय जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां संप्रदाय पढ़ाए जाते हैं, वहां से ये आए हुए हैं। हिंदी में भी संप्रदाय हैं, हिंदी में भी करवाऊंगी। वारकरी संप्रदाय किसका है भाई, देखो कबीरदास कौन था, भक्ति काल का था। कबीरदास क्या था, कबीरदास था बेटा क्या था, सूफी काव्य। वो सूफी काव्य तो जायसी था। ये कौन थे, संत काव्य धारा, तो ये थे संत कवि।
अगर आपसे पूछे मलिक मोहम्मद जैसी, तो ये था बेटा सूफी काव्य। क्यों है ये सूफी कवि? क्योंकि इसने माना प्रेम सरई शाखा के हैं ये प्रेम सरई शाखा के कवि है। और बेटा कबीरदास ज्ञान सरई शाखा के हैं, और ज्ञान सरई शाखा और प्रेम सरई शाखा ये निर्गुण के हैं, निर्गुण शाखा के हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये क्या नाम है, ज्ञानेश्वर। तो ज्ञानेश्वर आपके वारकरी संप्रदाय के हैं। अगर एक नाथ का पूछे तो ये मराठी संत है। कहाँ है एकनाथ? एकनाथ कौन है बेटा? मराठी संत है। चलो याद रखना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। विश्व में अधिबोधक का उदाहरण कौन सा है? वहां स्थान को बताता है। कहाँ गई, कहाँ मिलने जाएगी, वहां जाऊंगी। कहाँ गई, मैं यहाँ गई थी, मैं वहां गई थी। कहाँ गई, जहां जहां गई, मैं नहीं बताती कहाँ गई थी। तो मतलब ये स्थान को बताते हैं, ये स्थान को बताते हैं। धन्य धन्य संबोधन किया जाता है। आओ, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं हैं? बेटा वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएं हैं। जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी ना, तो वे 10 की 10 काम दशाएं भी आपको लिखवाऊंगी। पर ये ध्यान रखिए, वियोग मतलब जब बिछुड़ते हैं। काम दशाएं प्यार से रिलेटेड है। तय वर्ग का उच्चारण स्थल, तो देखो कचट तप, ये याद रखना है आपको। कचट तप, कचट तप वर्ग। अब यहां से याद रखेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब एक बात देखो, क्या पूछा है? पैवर्ग। पैवर्ग किससे बोलता है? होठों से। ये रहा भाई आपका होठों से। सफेद कमीज, कमीज का गुण बताया कि वो सफेद है। परिमाण में बेटा मात्रा बताते हैं, मात्रा 2 किलो आलू। संख्यावाचक में बताते हैं बेटा 2 पेन, इसमें संख्या। सारनामिक विशेषण, सारनामिक विशेषण होता है यह पुस्तक मेरी है। अब एक बात देखो, पुस्तक क्या है? संज्ञा। और यह क्या है? सर्वनाम। तो जहां संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए वाक्य के प्रारंभ में, वो हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। अगर आपसे पूछे यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? तो वो यह है। यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? 2010 में भैया किसे मिला? तो उसे मिला था मोहनदास को, मोहनदास को मिला था। ये रहा, किसको मिला था बेटा? मोहनदास। उदय प्रकाश रचना, सॉरी मोहनदास रचना है। काशीनाथ सिंह को मिला था बेटा रेहन पर रंगधू, रेहन पर रंगधू। ये काशीनाथ को कब मिला? 2011 में, इसको 2010 में। हवा में हस्ताक्षर कर दो कैलाश वाजपेयी, इसको मिला था बेटा 2009 में। कौन सा? हवा में हस्ताक्षर। गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग। मैंने क्या कैसे याद करवाया है कि कोहरे में कैद रंग, इसे मिक्स कर दो। और किस 2008 में आया था। ठीक है जी। 2021 का याद रखोगे? अब देखो 2021 का पूछा जाएगा, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का पूछा जाएगा। है सम्राट अशोक, सम्राट अशोक को मिला था। किसके लिए? अरे बेटा अशोक, सम्राट अशोक रचना के लिए मिला था। किसको? दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा को। मलबे का मालिक कौन है? मोहन राकेश है। मलबे का मालिक कौन है? मोहन राकेश है। और ज्ञान रंजन की एक ही रचना है बेटा पिता, जो 60,244 वाली वैकेंसी में पूछी गई है। चलो भाई नेक्स्ट। उप विराम का प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है भाई उप विराम का प्रयोग? यहाँ तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ अल्प अर्ध विराम का यूज हुआ है, यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। अर्ध विराम, यहाँ तो बेटा विस्मयादि का हो गया, यहाँ अल्प विराम का हो गया, यहाँ हो गया अर्ध विराम का, ये रहा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, बस बात खत्म, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होता है। और ये क्या कह रहा, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो। भाई अगर यह लाइन ना लिखे ना वो, तो 99% स्टूडेंट गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे? 99% गलत करके आएंगे क्योंकि वो ट्रिक पर आश्रित है। अगर यह बात वो ना लिखे, 99% गलत करके आएंगे, क्योंकि समुच्चय बोधक क्या होता है? और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, बंतु। ठीक है, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक है। जो जैसा, अब द्वंद्व समास में जब आप समास विग्रह करोगे माता पिता का, तो इसका समास विग्रह कैसे करोगे? माता और पिता, धर्म या अधर्म। तो ये या और क्या है? ये समुच्चय बोधक ही तो है। चलो, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी को दर्जा राजभाषा का है 343 में ही तो मिला था, 343। हाँ, कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? जीमूत, वाहन, वासव, शक्र, पुलोजमा। यह पुलोजमा कौन है भाई? बताओ पुलोजमा कौन है? अरे पत्नी है, इंद्र की पत्नी है, इंद्र की पत्नी सचीपति भी है और पुलोजमा भी है। जीमूत, वाहन, शक, वासव, ये सब इंद्र के पर्यायवाची है। पुरंदर भी बोलते हैं, इंद्र को क्या बोलते हैं? पुरंदर। सचीपति इंद्र के ही हैं ये, और ये सारे याद रखियो भाई। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, लगाओ भाई जय श्री राम, अध खिला। और घर आते आते क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि तुक्का मारा। ऐसे फूल जो पूरा खिला न हो उसे कहते हैं मुकुल। उसे क्या कहते हैं? मुकुल, जो पूरा न खिला हो। भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। देखो मैं हमेशा, देखो मेरा दहाड़ बैच चला हुआ है आरजी स्टेट एग्जाम पर 11 बजे, ठीक है, और वहां में यही भर भर के यही क्वेश्चन करवा दी। कौन सा छायावादी है, कौन सा भारतेंदु है, कौन सा छायावाद उत्तर है, कौन सा भक्ति है, कौन सा रीतिकाल का है, कौन सा आदिकाल का है। तो देखो भाई, हमारा जो रामचंद्र शुक्ल है वो भारतेंदु युग का नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक युग है शुक्लोत्तर, शुक्लोत्तर युग, और वो युग है ना इन्हीं के नाम पर पड़ा है। बड़ा आसान था। तो अगर आपने ऊपर ऊपर से भी पढ़ा होगा तो भी आप लगा रहोगे, अगर आपको यह बात पता है तो। ठीक है भाई। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा आपको प्रिंटेबल फॉर्म में। किसमें? प्रिंट में, विद आंसर की। और पीडीएफ आपको मिलेगा हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर। कोई भी डाउट हो बेटा इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, हिंदी बाय स्वाति मैम। और यूट्यूब चैनल हिंदी बाय स्वाति मैम को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद। आज का कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। सभी प्यारे बच्चों को, सभी प्यारे साथी को हर हर महादेव।